हिंद महासागर की उस खुली बेरहम सतह पर जब सुबह का सूरज निकलता है तो वह रोशनी नहीं देता, बल्कि हर उस इंसान की गलती उजागर कर देता है जो यह मान बैठा हो कि समुद्र सिर्फ पानी का मैदान है। और इसी सूरज के नीचे 2005 की एक सुबह म्यांमार के तट से बहुत दूर एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव बिना इंजन की आवाज के लहरों पर बह रही थी। 4 लोग उसमें बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब डर था, भूख थी और सबसे ज्यादा अज्ञान था, क्योंकि उन्हें यह तक नहीं पता था कि वे कब अपने देश की सीमा छोड़कर उस समुद्री इलाके में आ चुके हैं जहां कानून, चेतावनी और इंसानी जान तीनों का कोई मोल नहीं होता। यह वही समुद्र है जहां एक बार रास्ता भटक जाने के बाद हवा तय करती है कि इंसान जिंदा रहेगा या इतिहास की एक लाइन बन जाएगा। और यही कारण था कि 150 किलोमीटर से भी ज्यादा बह जाने के बाद जब उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि नाव का ईंधन खत्म हो चुका है और अब उनके पास दिशा नहीं, केवल बहाव था। इंसानी शरीर के लिए पानी 3 दिन से ज्यादा न मिलना दिमाग को भ्रमित कर देता है और खाना न मिलने पर शरीर खुद को अंदर से तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन उस वक्त इन चारों को यह नहीं पता था कि वे जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वहां पहुंचने का मतलब बचाव नहीं, बल्कि एक ऐसी जमीन थी जहां बाहरी इंसान का स्वागत कभी नहीं हुआ। और यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर कहानियां खत्म हो जाती हैं, खुले समुद्र के बीच, बिना ईंधन, बिना नक्शे और बिना इस जानकारी के कि अगली जमीन इंसान की नहीं है। 2005 के अप्रैल महीने में म्यांमार के एक छोटे से तटीय इलाके से 4 लोग सुबह सुबह मछली पकड़ने निकले थे, जिनमें से 2 पेशेवर मछुआरे थे, को ओंग मिन और हलातून, जिनके लिए समुद्र रोजी रोटी था, जबकि बाकी 2 उनके साथ सिर्फ समय बिताने आए कॉलेज के दोस्त थे, जॉ लिन और मायो थांट, जिनके लिए यह सफर पढ़ाई की थकान से दूर एक हल्की सी मस्ती भर था। और यहीं से पहली गलती शुरू हुई, क्योंकि अनुभव और मनोरंजन जब एक ही नाव में बैठते हैं तो फैसले अक्सर अधूरे रह जाते हैं। तट के पास मछली कम मिलने की वजह से को ओंग मिन ने नाव को थोड़ा और आगे ले जाने का सुझाव दिया, जो इस क्षेत्र में आम बात थी, लेकिन किसी के पास समुद्री नक्शा नहीं था, न ही अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा की समझ। और यही वजह थी कि कुछ ही घंटों में हवा की दिशा बदलने के बाद नाव धीरे धीरे खुले समुद्र की ओर खिसकती चली गई, बिना किसी झटके के, बिना किसी अलार्म के। छोटी नावों में यह सबसे खतरनाक बात होती है कि बहाव का एहसास देर से होता है, क्योंकि लहरें सीधी टक्कर नहीं मारती, वे बस दिशा बदल देती हैं। और जब शाम तक उन्हें यह समझ आया कि तट दिखना बंद हो चुका है, तब तक वे 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर निकल चुके थे। लेकिन उस रात किसी ने यह नहीं कहा कि वापस चलो, क्योंकि उन्हें लगा कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि समुद्र गलतियों को माफ नहीं करता, वह बस समय देता है, और वही समय अब उनके खिलाफ काम करने वाला था। अगली सुबह जब क्यू ओंग मिन ने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की तो सिर्फ एक सूखी सी आवाज निकली, और उसी पल सब समझ गए कि नाव का ईंधन पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब यह नाव चल नहीं रही थी, बल्कि अंडमान सी के बहाव पर छोड़ी जा चुकी थी। और यही वह पल था जब पहली बार किसी ने धीमी आवाज में पूछा कि अगर हमें किसी देश की सीमा में पकड़ लिया गया तो होगा क्या? क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि खुले समुद्र में बिना अनुमति पाए जाने पर जहाज जब्त हो सकता है, लोग हिरासत में लिए जा सकते हैं, और कई बार महीनों तक कोई खबर नहीं मिलती। हवा दक्षिण पश्चिम से चल रही थी, जो इस मौसम में छोटी नावों को उत्तर पश्चिम की ओर धकेलती है, और इसका मतलब यह था कि अगर किस्मत साथ देती तो कई दिनों में कोई तट दिख सकता था, शायद इंडिया, शायद बांग्लादेश। लेकिन यह अगर भूख और प्यास से ज्यादा बेरहम होता है, क्योंकि शरीर का नियम सीधा है। 3 दिन बिना पानी दिमाग को भ्रमित कर देते हैं, और तेज धूप में यह समय और भी कम हो जाता है। खाने का हिसाब लगाया गया, और तब सच्चाई सामने आई कि 2 दिन का राशन भी 4 लोगों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ 2 के लिए है। और जैसे ही यह बात जुबान पर आई, जॉ लिन और मायो थांट की हंसी अचानक खत्म हो गई, क्योंकि अब यह सफर मस्ती नहीं,
बल्कि चयन बन चुका था। कौन खाएगा और कौन सिर्फ इंतजार करेगा। नाव बह रही थी, सूरज सिर के ऊपर था और हर घंटे के साथ समुद्र उन्हें किसी ऐसे किनारे की ओर ले जा रहा था जिसका नाम वे नहीं जानते थे, लेकिन जिसकी कहानी दुनिया जानती है। तीसरे दिन की सुबह तक धूप सीधे सिर पर थी और नाव के भीतर हवा इतनी गर्म हो चुकी थी कि सांस लेते समय गला सूखने लगता था। तब को ओंगमिन ने चुपचाप राशन को 4 हिस्सों में बांटने की बात कही, लेकिन सच यह था कि खाने की मात्रा इतनी कम थी कि अगर बराबर बांटी जाती तो किसी को भी ताकत नहीं मिलती। और यहीं पर एक कड़वा फैसला लिया गया। खाना सिर्फ मछुआरे खाएंगे, क्योंकि वही नाव, लहर और हवा को समझते थे, और कॉलेज के दोनों लड़के इसे मान भी गए। शायद इसलिए नहीं कि वे सहमत थे, बल्कि इसलिए कि बोलने की ताकत बची नहीं थी। पानी की हर बूंद अब समय बन चुकी थी और बिना पानी के शरीर सबसे पहले दिमाग से जवाब लेता है। आंखों के सामने धुंध, कानों में सीटी और सोच का धीमा हो जाना। ज़ाओ लिन बार बार अपनी मां का नाम बुदबुदाने लगा, जबकि मायो थंट की पलकों का बोझ बढ़ता जा रहा था, जैसे नींद नहीं, बेहोशी पास आ रही हो। उसी दोपहर क्षितिज पर एक काली सी लकीर दिखी, जो कुछ देर में पेड़ों जैसी लगने लगी, और उस पल सबको लगा कि जमीन मिल गई है। लेकिन समुद्र में यह सबसे आम धोखा होता है। दूर की परछाइयां अक्सर सिर्फ रोशनी का खेल होती है। फिर भी उस उम्मीद ने उन्हें बैठे रहने की वजह दे दी, क्योंकि बिना उम्मीद के इंसान बहता नहीं, डूब जाता है। वे नहीं जानते थे कि यह जमीनी झलक झूठ नहीं थी, बस सच का पहला, सबसे खतरनाक संकेत थी। शाम ढलते ढलते वह काली लकीर साफ जमीन में बदल चुकी थी, और अब इसमें कोई शक नहीं बचा था कि नाव किसी द्वीप की ओर खिंचती चली जा रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में समुद्री बहाव ऐसे काम करता है कि हल्की नावें धीरे धीरे तट की तरफ मुड़ जाती हैं, खासकर तब जब हवा शांत हो और लहरें लंबी हों। और यही वजह थी कि बिना इंजन के भी वे रुक नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे दूरी कम हुई, पेड़ों की ऊंचाई असामान्य लगने लगी। तट पर रेत बहुत कम थी और उसके पीछे घना जंगल एक दीवार की तरह खड़ा था। तब हलातून के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उसने फुसफुसाकर कहा कि यह कोई सामान्य द्वीप नहीं है। यहां न बंदरगाह दिख रहा है, न नावें, न इंसानी निशान, और यही वह संकेत होता है जिसे अनुभवी मछुआरे खतरे के रूप में पहचानते हैं। कुछ ही देर में नाव रेत से टकराई और पहली बार उनके पैरों के नीचे जमीन थी। लेकिन यह राहत नहीं थी, क्योंकि यह जमीन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की थी, एक ऐसा इलाका जहां बाहरी लोगों का पहुंचना कानूनन मना है और जहां रहने वाली जनजाति हर अजनबी को सीधा खतरा मानती है। उन्हें यह नहीं पता था कि इस द्वीप पर पहले भी भटके लोग पहुंचे हैं और लौटकर कोई कहानी नहीं सुना पाया, लेकिन उस वक्त भूख और प्यास इतनी ज्यादा थी कि डर को सोचने की जगह ही नहीं बची थी। यह द्वीप बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है, क्योंकि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कोई साधारण जमीन नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे सख्त संरक्षित जगहों में से एक है, जहां आज भी सेंटिनलीज ट्राइब रहती है, और सरकार ने इसके चारों ओर 5 नॉटिकल माइल्स तक जाना कानूनन मना कर रखा है, क्योंकि यह जनजाति बाहरी इंसानों को बीमारी, हमला और कब्जे की तरह देखती है। इतिहास बताता है कि जो भी बिना अनुमति यहां पहुंचा, उसे चेतावनी नहीं मिली। 2006 में 2 मछुआरे अपनी नाव बहने के बाद इसी द्वीप पर पहुंचे थे और कुछ ही घंटों में उनकी जान चली गई। उनके शव तक वापस नहीं लाए जा सके, क्योंकि कोई भी इस तट के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। और यही वजह है कि यहाँ बचाव अभियान हमेशा देर से या बिल्कुल नहीं होता। इस जनजाति की सोच सरल है, अजनबी मतलब खतरा, और उनके पास आधुनिक हथियार नहीं, लेकिन तीर कमान, भाले और जंगल की समझ है, जो किसी भी भूखे, कमजोर इंसान के लिए काफी है। और यही कारण है कि भारतीय नौसेना तक इस द्वीप के पास रुकती नहीं, सिर्फ दूर से निगरानी करती है। को ओंगमिन और हलातून को यह सब नहीं पता था। वे बस इतना समझ रहे थे कि यह जमीन बाकी जमीनों से अलग है, और यही अलगपन अब उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। नाव के रेत से लगते ही को ओंगमिन और हलातून ने राहत की सांस ली, लेकिन वही राहत अगले ही पल बोझ बन गई, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा,
ज़ॉ लिन और मायो थंट नाव के भीतर बिल्कुल शांत पड़े थे। न कोई आवाज, न कोई हरकत, सिर्फ सूखे होंठ और धूप से जली त्वचा, जो यह बता रही थी कि शरीर अब बचाने के मोड से बाहर जा चुका है। और जब इंसान कई दिनों तक पानी के बिना रहता है तो दिमाग सबसे पहले खुद को बंद कर देता है ताकि बाकी अंग थोड़ी देर और चल सकें। दोनों मछुआरों ने उन्हें नाव में ही छोड़ने का फैसला किया, यह सोचकर कि छांव और ठंडी हवा शायद कुछ मदद कर दे और खुद अंदर की ओर बढ़े, क्योंकि सामने जंगल था और जंगल का मतलब था पानी, फल या कम से कम कुछ ऐसा जो जिंदा रहने की वजह बन सके। लेकिन यह कदम एक साथ सही भी था और खतरनाक भी, क्योंकि अनजान द्वीप पर सबसे पहली भूल होती है यह मान लेना कि हर हरा इलाका खाने लायक होता है। जंगल के भीतर घुसते ही नमी बढ़ गई, जमीन नरम थी और हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो पक्षियों की कमी से पहचानी जाती है। और कुछ देर बाद उन्हें छोटे छोटे फल मिले जिन्हें उन्होंने बिना ज्यादा सोचे खा लिया, क्योंकि भूख इंसान से पहचान छीन लेती है। और उस वक्त उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि लौटकर नाव पर जो दृश्य उनका इंतजार कर रहा है वह इस कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। जब को ओंग मिन और हालातून फलों के साथ वापस तट की ओर लौटे तो उन्हें सबसे पहले अजीब सी चुप्पी महसूस हुई, क्योंकि लहरों की आवाज वही थी, हवा वही थी, लेकिन नाव के पास पहुंचते ही दिल जैसे रुक गया। नाव वही थी, मगर उसके भीतर ज़ॉ लिन और मायो थंट नहीं थे। न कोई हलचल, न कोई निशान कि वे होश में आए हों, और न ही रेत पर ऐसे कदमों के निशान जो साफ साफ किसी दिशा की ओर जाते दिखे। कुछ सेकंड तक दोनों मछुआरे बस खड़े रहे, क्योंकि दिमाग ऐसी स्थिति में पहले इनकार करता है, फिर सवाल पूछता है और जवाब न मिलने पर डर को जगह देता है। उन्होंने चारों ओर देखा, तब उन्हें रेत पर अजीब से दबे हुए निशान दिखे, नंगे पैरों जैसे, लेकिन उनके बीच दूरी ऐसी थी जो बीमार या कमजोर इंसान की नहीं हो सकती। और यही वह पल था जब पहली बार यह एहसास हुआ कि वे इस द्वीप पर अकेले नहीं हैं। तभी हवा के साथ कहीं दूर से लकड़ी के टकराने जैसी आवाज आई और कुछ ही दूरी पर रेत में ढंसा एक तीर दिखा जो चेतावनी से ज्यादा संदेश था। यहां रुकना सुरक्षित नहीं है और यहां पूछने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस जमीन पर सवालों के जवाब कभी आवाज में नहीं मिलते। ज़ॉ लिन और मायो थंट कहां गए, कैसे गए और किस हाल में गए? इन तीनों सवालों का जवाब उस दिन नहीं मिला और अगले 4 महीनों तक भी नहीं मिलने वाला था। उस रात को ओंग मिन और हालातून ने तट छोड़ दिया, क्योंकि खुले में रहना अब सबसे बड़ी गलती थी। और जंगल में घुसते ही उन्होंने अपने हर कदम को धीमा कर लिया, क्योंकि अनजान जमीन पर तेज चलना उतना ही खतरनाक होता है जितना आवाज करना। उन्होंने ऊंचाई की तरफ जाना चुना ताकि तट से दिखना बंद हो जाए, और पत्तों टहनियों से एक अस्थायी छुपने की जगह बनाई जो देखने में कुछ नहीं लेकिन जिंदा रहने के लिए काफी थी। पानी की समस्या का हल बारिश बनी, क्योंकि उष्णकटिबंधीय इलाकों में बादल अचानक फटते हैं, और उन्होंने चौड़े पत्तों को मोड़कर छोटी धारियां बना ली जिससे बूंदें इकट्ठी होकर मुंह तक पहुंच सकें। यह तरीका सरल था, लेकिन यही सरलता उन्हें अगले दिनों में चलने लायक रखेगी, जबकि खाना सीमित रहा, कुछ फल, कुछ कंद, हर चीज आधी, ताकि कल का भी कोई मतलब बचे। दिन में वे हिलते नहीं थे, क्योंकि धूप में हिलना दिखना होता है, और रात में ही जगह बदलते, अपने ही निशानों को मिटाते हुए, क्योंकि इस जंगल में पीछा करने वाले पैरों से ज्यादा आंखों से देखते हैं, और कई बार दूर से टूटती टहनी या फुसफुसाहट यह बताने के लिए काफी होती थी कि वे देखे जा चुके हैं। 4 महीने का समय ऐसे शुरू हुआ, घंटों की खामोशी, मिनटों का डर, और हर सुबह यह सवाल कि अगली रात आएगी भी या नहीं। तीसरे हफ्ते तक को ओंग मिन और हालातून समझ चुके थे कि इस द्वीप पर हमला अचानक नहीं होता, पहले संकेत आते हैं और वही संकेत बचने का आखिरी मौका होते हैं। एक सुबह जब वे बारिश के बाद पानी जमा कर रहे थे, तभी उनके ऊपर से एक तीर पेड़ों की डाल में धंस गया, न बहुत पास न बहुत दूर, बस इतना कि संदेश साफ हो जाए, तुम दिख रहे हो। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जंगल में दौड़ना शिकार बनना होता है, बल्कि वे जमीन पर झुक गए, सांस रोक ली और हवा की दिशा बदली ताकि उनकी गंध पीछे की ओर न जाए, क्योंकि शिकारी आंखों से पहले नाक का इस्तेमाल करता है और यही छोटी समझ कई बार जान बचा लेती है।
रात को वे जगह बदलते, लेकिन कभी भी तट के पास नहीं जाते, क्योंकि खुली रेत पर कोई भी हरकत साफ दिखती है। और उन्होंने आग जलाना भी छोड़ दिया, क्योंकि धुआं इस जंगल में आवाज से ज्यादा तेज संदेश देता है। खाना कच्चा खाया गया, कम खाया गया, लेकिन जिंदा रहने के हिसाब से खाया गया। कई बार उन्हें पेड़ों के बीच परछाइयां दिखती, कभी दूर से पत्थर की टकटक सुनाई देती, और हर बार वही सवाल उठता, आज यहीं रुकें या आगे बढ़ें। और इस द्वीप पर गलत फैसला तुरंत सजा बन जाता है। 4 महीने का समय ऐसे ही घटता गया, और फिर एक दिन समुद्र की आवाज बदली, जैसे किसी ने बाहर की दुनिया को याद दिलाया हो। उस सुबह समुद्र की लहरें अलग आवाज कर रही थीं, जैसे दूर कहीं भारी लोहे ने पानी को काटा हो। और को ओंगमिन ने पहली बार पेड़ों की ओट से बाहर झांककर क्षितिज को देखा, जहां एक सीधी स्थिर रेखा धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह कोई मछुआरों की नाव नहीं थी, क्योंकि उसकी चाल हवा पर नहीं, इंजन पर चल रही थी। और यही फर्क उम्मीद और भ्रम के बीच की रेखा बन गया। लेकिन इस जमीन के पास मदद कभी सीधे नहीं आती, क्योंकि इंडियन नेवी इस क्षेत्र में आते हुए भी 5 नॉटिकल माइल्स की सीमा के भीतर प्रवेश नहीं करती। और इसका कारण साफ है, यह इलाका संरक्षित है और किसी भी तरह का सीधा संपर्क जनजाति के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए जहाज दूर से निगरानी करता है, संकेत देखता है, और तभी कदम बढ़ाता है जब यह तय हो जाए कि इंसान जिंदा है और किसी टकराव का जोखिम नहीं है। को ओंगमिन और हलातुन ने कोई आग नहीं जलाई, कोई चिल्लाहट नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि आवाज या धुआं तट की ओर ध्यान खींच सकता है, और यहां ध्यान का मतलब बचाव नहीं बल्कि तीर होता है। इसलिए उन्होंने सिर्फ खुली जगह में हल्की सी हरकत की, इतनी कि ऊपर से देखने वाला समझ सके कि यह पत्थर नहीं, इंसान है। यह इंतजार घंटों का नहीं, दिनों का था, क्योंकि कानून और जिंदगी जब आमने सामने आते हैं तो फैसला बहुत धीरे चलता है। और हर गुजरती रात यह सवाल छोड़ जाती है कि अगली सुबह आएगी भी या नहीं। भोर से ठीक पहले, जब जंगल की नमी सांसों में चिपकने लगती है और समुद्र की आवाज कुछ पल के लिए थम जाती है, तभी ऊपर से हवा कटने की गूंज आई, पत्ते हिले, और को ओंगमिन ने बिना ऊपर देखे जमीन की ओर हाथ उठाया, क्योंकि अब आंखें नहीं, सिर्फ भरोसा काम आ सकता था। और कुछ ही मिनटों में रस्सी नीचे आई, तेजी से, बिना शोर के, जैसे किसी ने तय कर लिया हो कि यहां एक पल भी ज्यादा नहीं रुकना है। ह्लातुन पहले ऊपर गया, फिर को ओंगमिन। दोनों के पैरों से जंगल छूटा, लेकिन जंगल ने उन्हें छोड़ा नहीं, क्योंकि नीचे वही जमीन थी जहां 4 महीने पहले एक नाव आकर रुकी थी। और आज भी वह नाव वहीं थी, खाली, शांत और सवालों से भरी हुई। न किसी आवाज का निशान, न किसी संघर्ष का, बस रेत पर समय की परतें। समुद्र के ऊपर पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और शरीर ने पहली बार आराम महसूस किया, लेकिन दिमाग नहीं, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं पूछा और किसी ने कुछ नहीं बताया। यह बचाव बोलकर नहीं, चुप्पी से किया गया था, ताकि इस जमीन के नियम टूटे नहीं, और जो हुआ वह यहीं रह जाए। 4 महीने बाद 2 लोग बाहर आए, 4 नहीं, और बाकी 2 के बारे में न कोई पुष्टि हुई न कोई खोज, क्योंकि कुछ जगहें जवाब नहीं देती, वे सिर्फ याद दिलाती हैं कि इंसान हर जमीन का मालिक नहीं होता। और यही वजह है कि इस कहानी का अंत नहीं लिखा गया, क्योंकि कुछ सच्चाइयां अगर पूरी बता दी जाए तो अगली गलती की शुरुआत बन जाती है।